to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are again going to continue our last chapter of class 11 history book, and the name of the chapter is Paths to Modernization. So this video is part 6 of this chapter, and आज के इस वीडियो में हम चाइना वाले टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं. So इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है देन सारे ही पार्ट्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के सारे ही प्रीवियस पार्ट्स को देख सकते हैं. सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है देन प्लीज सारे ही पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा, देन कम टू दिस पार्ट, ताकि आपको ये पूरा ही चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए. So now without further delay, let's start our today's video. So आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है द राइज ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार प्रीवियस के टॉपिक्स को रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि आप लोग इस टॉपिक को प्रीवियस के टॉपिक के साथ अच्छे से रिलेट कर पाओ. सो प्रीवियस वीडियो में बेसिकली हमने चाइना वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था और हम लोग बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ चाइना के बारे में पढ़ रहे हैं. सो प्रीवियस के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि चाइना को रूल करने वाला जो लास्ट डायनेस्टी था, किंग डायनेस्टी, उसको 1911 में ओवरथ्रो कर दिया जाता है और चाइना में रिपब्लिक को स्टेबलाइज कर दिया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ सन यत-सेन इन 1911. सो चाइना में ये जो रिपब्लिकन रेवोल्यूशन हुआ था, यानी कि ये जो किंग डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया गया था और चाइना में जो रिपब्लिक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया गया था, सो ये जो रिपब्लिकन रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद चाइना में दो इम्पॉर्टेंट पार्टीज का इमर्जेंस होता है. सो पहला जो पार्टी था उस पार्टी का नाम था ग्यूमिनदांग, जिसको नेशनल पीपल्स पार्टी भी कहा जाता था, और दूसरा जो पार्टी था उस पार्टी का नाम था सीसीपी, यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. सो चाइना में रिपब्लिकन रेवोल्यूशन के बाद शुरुआत का जो टाइम पीरियड था, सो उस टाइम पीरियड में बेसिकली जो पहला पार्टी था ग्यूमिनदांग पार्टी वही रूल करेगा. बट ये जो पार्टी था ये फेल हो जाती है टू यूनाइट द कंट्री. सो लास्ट के वीडियो में हमने कुछ रीजंस के बारे में भी डिस्कस किया था कि क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से ये पार्टी फेल हो जाती है. सो एक जो रीज़न था, इम्पॉर्टेंट रीज़न, वो ये था कि इस पार्टी का बेसिकली जो सोशल बेस था वो बहुत ज़्यादा नैरो था, यानी कि ये जो पार्टी था वो बेसिकली अर्बन एरियाज़ के ऊपर ही फोकस करता था एंड रूरल एरियाज़ में रहने वाले जो कॉमन पीपल थे उन सारे कॉमन पीपल के ऊपर ये इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था. सो इसी वजह से ये जो पार्टी है ये फेल हो जाती है टू यूनाइट द कंट्री. सो ये वाला जो टॉपिक है, सो इस टॉपिक में बेसिकली हम उसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे. सो दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी था सीसीपी, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी था इस पार्टी का किस तरीके से राइज होता है. सो इसीलिए टॉपिक का नाम है द राइज ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यानी कि चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी था, जो सीसीपी पार्टी था, उस पार्टी का किस तरीके से राइज होता है. सो इस टॉपिक को डिटेल वे में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग ये समझो कि कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है. सो कम्युनिस्ट पीपल बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है जो कि कम्युनिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं. सो नाउ अब ये कम्युनलिज्म क्या होता है? सो कम्युनिज्म बेसिकली एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल बिलीफ है, एक सिद्धांत है जिसमें ये माना जाता है कि सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, चाहे वे रिच पीपल हो या फिर पोर पीपल हो, सभी लोग इक्वल होते हैं और हमें सबके साथ इक्वली ट्रीट करना है. और जिस भी कंट्री में जो गवर्नमेंट होता है, अगर वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होता है देन उस कंट्री में जितने भी फैक्ट्रीज है, फार्म्स है, सर्विसेज है, यानी कि उस कंट्री का जो इकोनॉमी है वो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है. और उस कंट्री में प्राइवेट ओनरशिप को बैन किया जाता है, यानी कि उस कंट्री में कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकता है. सो यही बेसिक सा मीनिंग होता है कम्युनिज्म का. सो ये जो पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी, सो ये पार्टी भी बेसिकली इसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करता था. सो अब मैं आप लोगों को डिटेल वे में इस टॉपिक को समझाती हूँ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो इस टॉपिक का जो पहला सब टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रिजल्ट ऑफ जापान्स इन्वेजन ऑफ चाइना. सो प्रीवियस के वीडियो में हमने जापान के बारे में बहुत ही डिटेल वे में समझा था. सो जापान जो कंट्री था वो बेसिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था, अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था, मॉडर्नाइज कर रहा था कॉलोनाइजेशन से बचने के लिए, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज से बचने के लिए. सो जापान एक टाइम पीरियड में इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि वो फिर दूसरे कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाती है. सो जापान के आसपास में जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थे, सो जापान हर एक कंट्री में अटैक करता
करता है और हर एक कंट्री को अपना कॉलोनी बनाने की कोशिश करता है। सो चाइना भी जापान का एक नेबरिंग कंट्री है। सो बेसिकली जो जापान है वो चाइना के ऊपर भी इन्वेड करेगा, यानी कि चाइना के ऊपर भी अटैक करेगा। सो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, सो वही हम पहले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। जब जापान चाइना के ऊपर इन्वेड करता है, यानी कि चाइना के ऊपर अटैक करता है 1937 के टाइम पीरियड के दौरान, चाइना को उस टाइम पीरियड में रूल करने वाला जो पॉलिटिकल पार्टी था, जो ग्यूमिंदांग पार्टी था, वो रिट्रीट कर देता है, यानी कि वो उस सिचुएशन से पीछे हट जाता है, वो भाग जाता है। यानी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी था वो जापान का जो इन्वेजन हो रहा था, जापान का जो अटैक हो रहा था चाइना में, उस टाइम पीरियड में वो चाइना को नहीं बचा पाता है। द लॉन्ग एंड एक्सहॉस्टिंग वार वीकेंड चाइना। ये जो वार होता है बिटवीन जापान एंड चाइना ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1937, इस वार की वजह से चाइना बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि ये जो वार था ये एक बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक चलता है और साथ ही साथ ये वार बहुत ज़्यादा एक्सहॉस्टिंग था। इसी वजह से चाइना बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, चाइना की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और साथ ही साथ चाइना में जो प्रोडक्ट का, जो गुड्स का प्राइस था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। Between the time period of 1945 to 1949, इस टाइम पीरियड के दौरान चाइना में जो गुड्स का प्राइस था वो 30% करके इंक्रीज हो रहा था पर मंथ, यानी कि हर एक महीने में 30% करके जो प्राइस थे गुड्स के वो इंक्रीज हो रहे थे। इसकी वजह से चाइना में रहने वाले जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो कॉमन पीपल थे, उनके लिए लाइफ को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उनका जो लाइफ था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, क्योंकि बेसिकली अगर किसी भी कंट्री में गुड्स का जो प्राइस होता है अगर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, देन उसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो इफेक्ट पड़ता है, वो बेसिकली कॉमन पीपल के लाइफ के ऊपर ही पड़ता है। जब चाइना में जो गुड्स का जो प्राइस था जब वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, देन इसकी वजह से जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनका जो लाइफ था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि चाइना में जो रूरल एरियाज थे, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे, उन सारे क्षेत्रों में हमें दो क्राइसिस देखने को मिले, यानी कि दो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिले। पहला जो प्रॉब्लम था वो बेसिकली इकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि सॉइल एग्जॉशन, यानी कि जब सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है, देन उसी को सॉइल एग्जॉशन कहा जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र थे, उन सारे ग्रामीण क्षेत्र में जो सॉइल था, फील्ड में जो सॉइल था, उन सारी सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण से उन सारे लैंड में, उन सारे सॉइल में कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा था। दूसरा था डिफॉरेस्टेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही थी, और तीसरा था फ्लड, यानी कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रहा था। नेक्स्ट जो क्राइसिस थे वो बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे, यानी कि सोसाइटी में और साथ ही साथ इकोनॉमी में, यानी कि समाज में और आर्थिक जो व्यवस्था थी रूरल एरियाज में चाइना के, वहाँ पे भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले, जैसे कि caused by exploitative land tenure system। tenure का मतलब होता है लीगल राइट टू ओन द लैंड, लैंड को ओन करने का जो लीगल राइट होता है उसी को टेन्योर कहा जाता है। चाइना के ग्रामीण क्षेत्र में बेसिकली जो लैंड टेन्योर सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अनफेयर था। साथ ही साथ चाइना में रहने वाले जो कॉमन पीपल थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज भी था, और साथ ही साथ चाइना में कुछ भी प्रोडक्शन के लिए या फिर कल्टीवेशन के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था वो भी बहुत ज़्यादा प्रीमेटिव था, बहुत ज़्यादा ओल्ड था। एंड चाइना में ग्रामीण क्षेत्र में जो कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था वो भी बहुत ज़्यादा पोर था। ग्रामीण इलाकों में बेसिकली ये सारे हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे, ये सारे हमें क्राइसिस देखने को मिल रहे थे। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि चाइना को रूल करने वाला जो पॉलिटिकल पार्टी था ग्यूमिंदांग, वो बेसिकली जो अर्बन एरियाज है, यानी कि जो शहर वाला इलाका है, उसी एरियाज के ऊपर उन्होंने ज़्यादातर फोकस किया था। एंड जो रूरल एरियाज थे, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, एंड इन सारे क्षेत्रों में जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे थे, इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में इस पॉलिटिकल पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से ये जो पॉलिटिकल पार्टी था वो फेल हो जाती है टू यूनाइट द कंट्री। नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ Chinese Communist Party, that is the CCP। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी का नाम है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से CCP का फॉर्मेशन होता है। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन होता है सून आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन। रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, उसके बाद ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का फॉर्मेशन होता है चाइना में।
So the Russian success exercised a powerful influence around the world, and leaders such as Lenin and Trotsky went on to stabilize the Comintern or the Third International in March 1918 to help bring about a world government that would end exploitation. So basically रशिया को जो सक्सेस मिलता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बताऊं, रशियन रेवोल्यूशन का जो मेन कारण था, जो मेन कजेस था, पहला तो इम्पॉर्टेंट रीजन था कि वहाँ पे रूल करने वाला जो एम्पायर था जिनका नाम था तजार निकोलस, उसका बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक रूल था। एंड सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट रीजन था वो बेसिकली ये था कि रशिया में बेसिकली जो पीजन्स थे एंड जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, यानी कि लोअर क्लास के जो लोग थे, उनका कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब था। इसकी वजह से रशिया में रेवोल्यूशन होता है। रशियन रेवोल्यूशन का जो सक्सेस था, रशियन रेवोल्यूशन के जो लीडर्स थे उनको जो सक्सेस मिला, इसका जो प्रभाव है वो हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। यानी कि रशियन रेवोल्यूशन का हमें एक बहुत ही पावरफुल प्रभाव देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में। रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड के दौरान जो दो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, जो दो इम्पोर्टेंट रशियन रेवोल्यूशनरीज थे, जिनका नाम था लेनिन एंड ट्रोट्स्की, उन्होंने एक कॉमिंटर्म को स्टेबलाइज किया जिसको थर्ड इंटरनेशनल भी कहा जाता है इन मार्च 1918। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जो कि वर्ल्ड कम्युनिज्म को एडवोकेट करता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करता है। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, जो थर्ड इंटरनेशनल था, वो इसलिए बनाया गया था ताकि ये एक ऐसे वर्ल्ड गवर्नमेंट को क्रिएट कर सके जो कि एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करेगा। यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, एक ऐसा गवर्नमेंट हो जो कि पूरे वर्ल्ड में जो वर्कर क्लास है, बेसिकली जो पीजन क्लास है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके साथ जो अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, उन सारे एक्सप्लॉयटेशन को खत्म कर सके। इसी वजह से इस कॉमिंटर्म को या फिर इस थर्ड इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन था इसको बनाया जाता है। ये जो कॉमिंटर्म था, यानी कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जो लेनिन एंड ट्रोट्स्की के द्वारा बनाया गया था, एंड ये जो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन बेसिकली यूएसएसआर को कहा गया है। एक टाइम पीरियड के दौरान ऐसे 15 रिपब्लिक कंट्रीज थे जिनको यूनाइट करके सोवियत यूनियन बनाया गया था। ये जो कॉमिंटर्म था एंड जो सोवियत यूनियन था, ये बेसिकली हर एक कम्युनिस्ट पार्टीज को सपोर्ट करते थे अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में अगर कम्युनिस्ट पार्टी बनाया जाता है, देन उन सारी कम्युनिस्ट पार्टी को ये लोग सपोर्ट किया करते थे, एंड दे वर्क विद इन द ट्रेडिशनल मार्क्सशीट। ये सारे जो कम्युनिस्ट पार्टी थे, ये किस आइडियोलॉजी के ऊपर काम करते थे? मार्क्सशीट भी एक ऐसा ही आइडियोलॉजी है जिसका मानना ये रहता है कि कंट्री में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इसी आइडियोलॉजी के ऊपर ये सारी जो कम्युनिस्ट पार्टी थे ये बेसिकली वर्क करते थे, और साथ ही साथ इनका ये मानना होता था दैट रेवोल्यूशन कुड बी ब्रॉट अबाउट बाय द वर्किंग क्लास इन सिटीज। यानी कि शहरों में रहने वाले जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, जो कि काम करते हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा किसी भी कंट्री में रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट इट्स इनिशियल अपील अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज वाज इमेंस, बट इट शुड बिकम अ टूल फॉर सोवियत इंटरेस्ट एंड वाज डिसॉल्व्ड इन 1943। यानी कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बनाया गया था, इसका जो इनिशियल अपील था, यानी कि शुरुआत के टाइम पीरियड में इसका जो अपील था अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, यानी कि अलग अलग कंट्रीज में इसका जो अपील था, जो रिक्वेस्ट था, वो बहुत ज़्यादा था, एक्सट्रीम था। बट फिर क्या होता है, जो सोवियत यूनियन था उसका फिर हमें इंटरेस्ट देखने को मिलता है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि जो सोवियत यूनियन था वो अपने इंटरेस्ट को पूरा करता है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इसीलिए 1943 में इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी कि खत्म कर दिया जाता है। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट माओ जेडोंग। माओ जेडोंग चाइना के एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी थे। माओ जेडोंग, ये जो पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इस पार्टी के एक मेजर लीडर, यानी कि इस पार्टी के एक इम्पॉर्टेंट लीडर के रूप में इमर्ज होते हैं, एंड ही टुक अ डिफरेंट
path by basing his revolutionary program on the peasantry. यानी कि जो माओ जेडोंग थे वो अपने लिए एक दूसरे पाथ यानी कि एक दूसरे रास्ता को चूज करते हैं जिसमें बेसिकली वो पीजेंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी कि उनके जो रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम थे यानी कि उनका जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ था, जो रेवोल्यूशनरीज मेथड थे, वो बेसिकली पीजेंट्री जो क्लास था यानी कि पीजन से यहाँ पे मतलब है जो किसान वर्ग है, जो बेसिकली जो फार्मर्स लोग होते हैं, उन्हीं लोगों को पीजेंट्स कहा जाता है। सो जो पीजेंट्री जो क्लास था इनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस करते थे एंड इवन उनके जो आइडियाज़ थे, उनके जो मेथड्स थे वो भी इसी के ऊपर फोकस करता था ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि उनको चाइना में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है एंड उनके सक्सेस की वजह से ये जो पार्टी था, जिस पार्टी के ये मेंबर थे, ये पार्टी भी एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स के रूप में इमर्ज होता है। यानी कि ये पार्टी भी एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी बन जाता है चाइना में एंड इवन ये पार्टी इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है कि चाइना को रूल करने वाला जो पहला पार्टी था, जो नेशनलिस्ट पार्टी था, जिस पार्टी का नाम था ग्यूमिंदा, सो इस पार्टी को भी ये बाद में डिफीट कर देता है एंड खुद चाइना का एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी बन जाता है एंड फिर चाइना को रूल करने लगता है ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि जो माओ जेडोंग थे एंड उनके जो रेडिकल अप्रोच थे यानी कि उनके जो रेडिकल व्यूज़ थे, जो मेथड्स थे, वो हमें जियांसी में भी देखने को मिलता है। सो जियांसी बेसिकली चाइना का ही एक प्रोविंस है एंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स वगैरह है। सो जियांसी में जो माओ जेडोंग थे वो कैंप करते हैं बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1928 टू 1934 टू सिक्योर फ्रॉम द गोमिंगडांग अटैक्स। सो चाइना में बेसिकली दो ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज थे। पहला था नेशनलिस्ट पार्टी जिसको गोमिंगडांग कहा गया है एंड दूसरा था सीसीपी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सो इन दोनों ही पार्टीज के बीच में हमें चाइना में एक सिविल वार देखने को मिलता है क्योंकि इन दोनों ही पार्टीज को पावर में आना था। सो ये जो पहला पार्टी था जो कि ऑलरेडी पावर में था, सो जब ये देखता है कि ये जो सीसीपी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसका जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सो इसीलिए ये जो पहला पॉलिटिकल पार्टी है ये दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स के ऊपर अटैक करता है। यानी कि जो माओ जेडोंग थे जो कि इस पार्टी के एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे, सो इनके ऊपर अटैक करता है। सो इसीलिए जो माओ जेडोंग थे वो बेसिकली चाइना का जो जियांसी वाला इलाका था, जो बेसिकली माउंटेनियस इलाका था, वहाँ पे छिप जाते हैं एंड वहीं पे वो अपना कैंप डालते हैं, यानी कि वहीं पे वो अपना डेरा डालते हैं एंड वहीं से फिर अपना जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है उसको कैरी आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है कि इसी टाइम पीरियड के दौरान एक स्ट्रॉन्ग पीजन काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड इट इज यूनाइटेड थ्रू कन्फिस्केशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। सो कन्फिस्केशन का मतलब होता है कि जब कंट्री में जितना भी लैंड है, अगर उस लैंड को गवर्नमेंट द्वारा सीज किया जाता है, कब्जा कर दिया जाता है, देन उसी को कन्फिस्केशन कहा जाता है। सो बेसिकली चाइना में जितने भी लैंड थे उन सारे लैंड को गवर्नमेंट द्वारा सीज कर लिया गया एंड फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। यानी कि मे बी ऐसे लोग थे जिन लोगों के पास बिल्कुल भी ज़मीनें नहीं थी एंड कुछ ऐसे सेक्शन थे जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी। सो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज़मीनों को छीन लेता है एंड फिर उसको इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि हर एक लोगों को इक्वल ज़मीन मिल पाए ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि जो माओ थे यानी कि जो माओ जेडोंग थे, जो लीडर थे सीसीपी के, सो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेस थे कि चाइना में हमें एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। चाइना में एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट आर्मी का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ जो माओ जेडोंग थे वो रूरल एरियाज में बेसिकली चाइना के जो ग्रामीण क्षेत्र थे, सो उन सारे ग्रामीण क्षेत्र में जो वेमेन थी, सो उन लोगों को कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था, सो इस चीज़ को भी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता था। सो इसीलिए जब ग्रामीण क्षेत्र में वेमेन एसोसिएशन को स्टेबलाइज किया जाता है, वेमेन एसोसिएशन का इमरजेंस होता है, देन माओ जेडोंग उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ जब न्यू मैरिज लॉज बनाए जाते हैं देन इन सारे मैरिज लॉज को भी वो लागू करवाते हैं और साथ ही साथ बेसिकली जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होते थे एंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को जो सेल किया जाता था, जो परचेस किया जाता था, यानी कि जो मैरिज होता था वो एक एग्रीमेंट के द्वारा होता था एंड उसको आप बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। सो ये जो प्रोसेस था, ये जो सिस्टम था, इसको भी खत्म किया गया और डिवोर्स का जो प्रोसेस था उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड रखा गया, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा ईजी रखा गया ताकि जो वेमेन है अगर उन्हें डिवोर्स चाहिए देन बहुत ही ईजिली वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले पाए।
सो ये चीज हमें माओ जेडोंग के बारे में बता रखा था. सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट में हमें लॉन्ग मार्च के बारे में बता रखा है जो कि हुआ था बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1934 to 1935. So the Guomindang blockade of the Communist Soviet forced the party to seek another base. So basically जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना था, सो ये जो पार्टी था एंड इस पार्टी के जो मेंबर्स थे अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, सो अभी हमने डिस्कस किया कि जो माओ थे उन्होंने बेसिकली जियांसी में अपने कैंप को स्टेबलाइज किया था ताकि वो ग्यूमिनदांग के अटैक से बच पाए. सो जिस जगह पे उन्होंने अपने कैंप को स्टेबलाइज किया था, सो उस जगह को ये जो ग्यूमिनदांग थे उन्होंने ब्लॉकेड यानी कि उन्होंने उसको पूरी तरीके से घेर लिया ताकि इन लोगों के ऊपर वो अटैक कर सके. सो इसी वजह से इस पार्टी के जो लीडर्स थे उन्होंने अब अपने लिए एक दूसरे बेस को चूज किया, यानी कि अब उन्हें दूसरे एरियाज में मूव करना पड़ा एंड दूसरे एरियाज में फिर उन्होंने अपने बेस को स्टेबलाइज किया. दिस लेड देम टू गो व्हाट केम टू बी कॉल्ड द लॉन्ग मार्च 6,000 grueling and difficult miles to शांसी. सो बेसिकली ये जो ट्रेवल था यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो मेंबर्स थे, जो माओ जेडोंग थे, जब वो ट्रेवल करते हैं जिस एरिया पे वो थे यानी कि जियांसी से जब वो दूसरे एरिया पे जाते हैं, सो बेसिकली वो शांसी में जाते हैं. सो शांसी भी चाइना का ही एक प्रोविंस है जो कि नॉर्थन साइड में है एंड ये बेसिकली बीजिंग के सामने है. सो जिस एरिया से मूव करके जो दूसरे एरिया में वो जाते हैं, सो ये बेसिकली जो ट्रेवल था, सो इसी को लॉन्ग मार्च कहा गया है. एंड दोनों ही जगहों के बीच का जो डिस्टेंस था वो बेसिकली 6,000 माइल्स था. एंड ये जो बेसिकली डिस्टेंस था ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डिस्टेंस था क्योंकि इन दोनों ही डिस्टेंस के बीच में बहुत सारे माउंटेन्स थे, बहुत सारे रिवर्स वगैरह थे. सो ये जो डिस्टेंस था इसको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. सो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता था, इस रास्ता को कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. सो बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लग जाता है इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में. सो इसीलिए इसको लॉन्ग मार्च कहा गया है. सो करीब 1 साल का टाइम पीरियड लग जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1934 में ये जो ट्रेवल है, ये जो मार्च है, ये स्टार्ट किया था माओ जेडोंग ने एंड 1935 में वो पहुंचते हैं इस एरिया में. सो इसी को लॉन्ग मार्च कहा गया है. सो लॉन्ग मार्च को मैं आप लोगों को एक बार चाइना के मैप के हेल्प के थ्रू भी समझा देती हूँ ताकि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए. सो दिस इज द मैप ऑफ चाइना. सो यहाँ पे आप जो एक रीजन देख रहे हैं, सो दिस इज द जियांसी प्रोविंस एंड चाइना के नॉर्थ साइड में आप जो एक दूसरा रीजन देख रहे हैं, सो दिस इज द शांसी प्रोविंस. सो बेसिकली जो माओ जेडोंग थे उन्होंने अपना कैंप जियांसी प्रोविंस में ही स्टेबलाइज किया था ताकि वो ग्यूमिनदांग के जो मेंबर्स थे उनके अटैक से बच पाए. बट ग्यूमिनदांग जो पार्टी है उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने इस एरिया को ब्लॉक कर दिया था, यानी कि इस एरिया को चारों तरफ से घेर लिया था. सो इसीलिए जो माओ जेडोंग थे वो इस एरिया से निकल के दूसरे एरिया में जाते हैं अपने कैंप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने बेस को स्टेबलाइज करने के लिए. सो बेसिकली ये जो ट्रेवल था, ये जो रूट था जियांसी प्रोविंस से लेकर शांसी प्रोविंस तक, सो इसी को लॉन्ग मार्च कहा गया है. एंड ये जो डिस्टेंस था ये करीब 6,000 माइल्स का था एंड ये डिस्टेंस को कवर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था. सो बेसिकली जो माओ जेडोंग थे अब वो अपना नया बेस को स्टेबलाइज करते हैं शांसी प्रोविंस के यानन एरिया में. सो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक. सो बेसिकली जो शांसी वाला एरिया था, सो उस एरिया में ही एक रीजन है जिस रीजन का नाम है यनन. सो यनन रीजन में वो अपना एक नया बेस को स्टेबलाइज करते हैं एंड फिर उनके पार्टी का जो फर्दर प्रोग्राम्स है, सो उन सारे प्रोग्राम्स को फिर वहाँ से ही वो डेवलप करते हैं, जैसे कि एंड वारलॉर्डिज्म. सो वारलॉर्ड्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस के वीडियोस में. सो ऐसे लोग जो कि इलीगली पावर को सीज करना चाहते हैं उनको वारलॉर्ड्स कहा जाता है. सो ये जो वारलॉर्डिज्म था इसको खत्म करना है. नेक्स्ट जो उनके प्रोग्राम का एक जो एजेंडा था वो था कैरी आउट लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि हमें लैंड में कुछ रिफॉर्म्स को लाना है, कुछ चेंजेस को लाना है. एंड जो थर्ड गोल था, जो थर्ड एम था इस पार्टी का, वो था फाइट फॉरेन इंपेरियलिज्म. सो जो इंपेरियलिज्म था यानी कि फॉरेन कंट्रीज जो चाइना को अपना कॉलोनी बनाने के लिए चाह रही थी, सो इसके अगेंस्ट भी इस पार्टी को फाइट करना था. सो ये 3 उनके फर्दर दूसरे प्रोग्राम्स थे जो कि उन्हें डेवलप करने थे, जिसको उन्हें फुलफिल करना था यनन में बेस बना के.
ना नेक्स्ट हमें बता रखा है कि दिस ओन देम अ स्ट्रॉन्ग सोशल बेस, यानी कि जब वो इन सारे प्रोग्राम्स को फुलफिल करते हैं सो इसकी वजह से ये जो पॉलिटिकल पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसका जो सोशल बेस था वो बहुत ज्यादा मजबूत बन जाता है. सो इन द डिफिकल्ट ईयर्स ऑफ द वार द कम्युनिस्ट एंड द ग्यूमिनदांग वर्क टुगेदर, बट आफ्टर द एंड ऑफ द वार द कम्युनिस्ट स्टेबलाइज्ड देमसेल्फ इन पावर एंड ग्यूमिनदांग वाज डिफीटेड. सो बेसिकली इस टाइम पीरियड के दौरान अगेन वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है. सो वार के टाइम पीरियड के दौरान ये दोनों ही जो पॉलिटिकल पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड ग्यूमिनदांग, ये एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाती है एंड दोनों मिलके फिर वार का जो सिचुएशन था उससे फाइट करती है. बट जैसे ही वार खत्म होता है अगेन ये दो जो पॉलिटिकल पार्टी था वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाती है. बट इस टाइम पीरियड में जो सेकंड पॉलिटिकल पार्टी था यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना था वो जो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी था ग्यूमिनदांग उसको डिफीट कर देती है एंड खुद पावर में आ जाती है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो चाइना है वो जीत जाता है एंड फिर वो पावर में आ जाता है. सो आई होप कि आपको लॉन्ग मार्च बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, माओ जेडोंग कौन थे, उनके क्या आइडियाज थे, उनके क्या आइडियोलॉजी थे और किस तरीके से जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो पावर में आती है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्टेबलाइजिंग द न्यू डेमोक्रेसी बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1949 टू 1965. सो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि चाइना में किस तरीके से न्यू डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया जाता है. सो जो माओ जेडोंग थे वो चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करते हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1949. सो बेसिकली जब जो चाइना है जब वहाँ पे किंग डायनेस्टी का जो रूल है वो खत्म हुआ था 1911 में, उसके बाद जो सन यत सेन थे उन्होंने चाइना में रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्टेबलाइज किया था. बट जो माओ जेडोंग थे वो बेसिकली पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करते हैं चाइना में. इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द न्यू डेमोक्रेसी, यानी कि ये जो गवर्नमेंट था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, सो ये जो गवर्नमेंट था ये बेसिकली न्यू डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था. सो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है जो कि हमारे कंट्री में है. सो डेमोक्रेसी बेसिकली एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें लोगों को वोटिंग राइट्स मिलता है एंड वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं. सो ये जो न्यू डेमोक्रेसी है ये डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो वाला नहीं है. ये जो न्यू डेमोक्रेसी है इसका मतलब है एन अलायंस ऑफ ऑल सोशल क्लासेस, यानी कि चाइना में जितने भी सोशल क्लासेस थे चाहे वो अपर क्लास थे, मिडिल क्लास थे, वर्किंग क्लास थे या फिर लोअर क्लास थे, उन सारे ही सोशल क्लासेस का अलायंस, यानी कि वो सारे ही जो सोशल क्लासेस है वो एक दूसरे से यूनाइटेड है एंड सारे ही सोशल क्लासेस को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वली उन लोगों को सब कुछ दिया जाएगा. सो इससे यहाँ पे न्यू डेमोक्रेसी का मतलब है. सो अनलाइक द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट दैट द सोवियत यूनियन सेड इट हैड स्टेबलाइज्ड, और साथ ही साथ ये जो न्यू डेमोक्रेसी था ये प्रोलिटेरिएट के डिक्टेटरशिप के ऊपर बेस नहीं था. सो प्रोलिटेरिएट का मतलब होता है जो लोअर क्लास होता है, जो वर्किंग क्लास होता है, उससे यहाँ पे प्रोलिटेरिएट का मतलब होता है. सो बेसिकली जो सोवियत यूनियन था उनका मानना ये था कि जो वर्किंग क्लास है उन्हीं का डिक्टेटरशिप होना चाहिए, उन्हीं का रूल होना चाहिए. सो ये जो न्यू डेमोक्रेसी था वो इस पॉइंट के ऊपर बेस नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ वर्किंग क्लास को ही हम लोग रूलिंग क्लास बना दे या फिर वर्किंग क्लास को ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, नहीं, बल्कि ये जो न्यू डेमोक्रेसी था इसका मानना ये था कि सोसाइटी में जितने भी क्लासेस है, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, अपर क्लास हो, रिच क्लास हो या फिर मिडिल क्लास हो, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा एंड सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा. Now next हमें बता रखा है that the critical areas of the economy were put under government control and the private enterprise and private ownership of land was gradually ended. यानी कि जब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल स्टेबलाइज होता है सो उस टाइम पीरियड में चाइना के इकोनॉमी का जो क्रिटिकल एरियाज है, यानी कि चाइनीज इकोनॉमी का जो इम्पोर्टेंट एरियाज है, सो उन सारे इम्पोर्टेंट एरियाज को बेसिकली गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया गया एंड चाइना में जितना भी प्राइवेट इंटरप्राइज था, यानी कि चाइना में जितने सारी भी प्राइवेट कंपनीज थी, जो प्राइवेट बिजनेसेस थे, और साथ ही साथ लैंड का जो प्राइवेट ओनरशिप था, यानी कि जो लैंड है वो प्राइवेट जो इंडिविजुअल है उनके द्वारा ही ओन किया जाएगा. सो ये सारा जो सिस्टम था इसको भी धीरे धीरे खत्म कर
दिया गया। सो जैसे कि कम्युनिज्म का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया कि कम्युनिज्म बेसिकली एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिस सिस्टम में जो गवर्नमेंट होता है वही हर एक चीज को कंट्रोल करता है। सो बेसिकली जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का इमर्जेंस हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी रूलिंग पार्टी बन गया। सो इसीलिए अब ये जो आइडियोलॉजी था कम्युनिज्म वाला आइडियोलॉजी, सो इस आइडियोलॉजी को ही चाइना में इम्प्लीमेंट किया गया। So this program lasted till 1953 when the government declared that it would launch a program of socialist transformation. So ये जो प्रोग्राम था ये बेसिकली 1953 तक ही एग्जिस्ट करता है और फिर बाद में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था वो डिक्लेयर करता है कि अब हम चाइना में एक सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। यानी कि अब चाइना का जो सोसाइटी है, जो पॉलिटिक्स है, जो इकोनॉमी है, वो सब कुछ सोशलिज्म के आइडियोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। यानी कि अब सब कुछ गवर्नमेंट द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट। सो बेसिकली गवर्नमेंट द्वारा जिस प्रोग्राम को लॉन्च करने की बात की गई थी, सो बेसिकली यही वो प्रोग्राम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट, जो कि 1958 में होता है। सो ये बेसिकली एक ऐसा पॉलिसी था, एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें कंट्री को ये गैल्वेनाइज किया गया, यानी कि कंट्री को मोटिवेट किया गया कि चाइना में अब हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको रैपिडली यानी कि उसको तेजी से डेवलप करना है। सो बेसिकली उस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी जो दूसरे कंट्रीज थे वे सारे ही कंट्रीज अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे थे। एंड मॉडर्नाइजेशन का जो एक इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं बेस है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो जिस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उसी कंट्री में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सो इसीलिए चाइना में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था उसको बहुत ज्यादा रैपिडली यानी कि उसको बहुत ज्यादा तेजी से कैरीड आउट किया जाता है। और साथ ही साथ चाइना में रहने वाले जो कॉमन पीपल थे उन लोगों को इनकरेज किया जाता है कि आप अपने घरों के बैकयार्ड में यानी कि आप अपने घरों के आंगन में ही स्टील फर्नेस यानी कि स्टील की जो भट्टी होती है जहाँ पे स्टील को बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसको सेटअप किया करो ताकि घर में ही जो स्टील का प्रोडक्शन होगा वो फर्दर कंट्री के इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है कि रूरल एरियाज में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में पीपल कम्यून्स को भी स्टार्ट किया गया। सो पीपल कम्यून्स का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली जब एक पर्टिकुलर लैंड को एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों द्वारा ओन किया जाता है और कलेक्टिवली कल्टीवेशन किया जाता है देन उसी को कम्यून्स कहा जाता है। सो बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में जो लैंड है सो उन सारे लैंड को बहुत सारे लोगों द्वारा ओन किया जाता था और सभी मिल के कल्टीवेशन करते थे। सो इससे भी कंट्री का जो इकोनॉमी है उसमें हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। सो 1958 के टाइम पीरियड के दौरान बेसिकली जो पूरा जो चाइना का फार्म का पॉपुलेशन था सो पूरे फार्म के पॉपुलेशन में जो 98% था उसमें हमें कम्यून से देखने को मिलते हैं। यानी कि पूरा जो फार्मिंग जो लैंड्स थे, पूरे जो एग्रीकल्चरल लैंड्स थे सो 98% एग्रीकल्चरल लैंड को इसी तरीके से कलेक्टिव कल्टीवेशन किया जाता है। सो बेसिकली 26,000 हमें कम्यून्स देखने को मिलते हैं। यानी कि 26,000 हमें ऐसे लैंड देखने को मिलते हैं जो कि बहुत सारे लोगों द्वारा ओन किया गया था एंड साथ ही साथ कलेक्टिव कल्टीवेशन किया गया था। सो माओ जेडोंग बेसिकली ऐसे सोशलिस्ट मैन को क्रिएट करना चाहते थे जो अपने लाइफ में 5 चीजों से प्रेम करे। सो पहला है फादरलैंड यानी कि जो चाइनीज पीपल है जिस लैंड में वो रहते हैं जो उसका होमलैंड है सो चाइनीज पीपल का अपने होमलैंड के साथ अपने फादरलैंड के साथ एक अटैचमेंट हो, एक प्रेम हो। दूसरा है पीपल यानी कि चाइना में रहने वाले जो दूसरे व्यक्ति है सो हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ एक अटैचमेंट हो। तीसरा है लेबर यानी कि जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है सो उन सारे क्लास ऑफ पीपल के लिए भी लोगों के मन में एक भावना हो। चौथा है साइंस यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एंड पांचवा है पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। सो बेसिकली चाइना में जितना भी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन किया गया है। सो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है सो उन सारे प्रॉपर्टी के ऊपर भी उनका एक अटैचमेंट रहे ताकि ये लोग जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हार्म ना पहुंचाए। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है कि माओ जेडोंग द्वारा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को भी क्रिएट किया गया फॉर द फार्मर्स के लिए, वुमेन्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एंड दूसरे जो ग्रुप्स ऑफ पीपल थे उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वेमेन फेडरेशन। सो ये एक फेडरेशन था जो कि बेसिकली वेमेन के लिए क्रिएट किया गया था एंड ये जो फेडरेशन था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था इसमें करीब 76 मिलियन मेंबर्स थे। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन। सो ये
ये जो फेडरेशन था वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया गया था एंड इसके जो मेंबर्स थे वो करीब 3.29 मिलियंस ऑफ पीपल थे। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द डिससैटिस्फैक्शन। सो चाइना में ही कुछ ऐसे चाइनीज पीपल थे, इवन ये जो पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सो इस पार्टी के ही कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो कि माओ जेडोंग के उनका जो पॉलिटिकल आइडियाज था, उनका जो पॉलिटिकल मेथड्स था उससे बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड थे। सो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स डिड नॉट अपील टू एवरीवन इन द पार्टी, यानी कि माओ जेडोंग के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उनका जो गोल था एंड उनका जो मेथड्स था, यानी कि उनके द्वारा जिस तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, सो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स एंड ये सारे जो मेथड्स थे वो पार्टी के हर एक मेंबर द्वारा अपील नहीं किया जाता था, यानी कि वो पार्टी के हर एक मेंबर द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। सो बेसिकली 1953 एंड 1954 के टाइम पीरियड के दौरान पार्टी के कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिनका मानना ये था कि बेसिकली जो माओ जेडोंग है या फिर ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए टू द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि चाइना में जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट है एंड चाइना में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, सो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड इसका जो मेन रीज़न है ये बेसिकली यही है कि उस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारी कंट्रीज अपने आप को डेवलप कर रही थी, अपने आप को मॉडर्न कर रही थी, जैसे कि जापान। सो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो चाहते थे कि अब हमें चाइना का जो इकोनॉमी है इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम चाइना की इकोनॉमी को किस तरीके से ग्रो करें और किस तरीके से हम लोग चाइना में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाए, किस तरीके से हम लोग चाइना में जो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ है उसको और ज़्यादा बढ़ाए। नाउ नेक्स्ट हमें दो इम्पोर्टेंट लीडर्स के बारे में बता रखा है। सो पहला जो लीडर था उनका नाम था लियू शाओची एंड दूसरा जो लीडर था उनका नाम था डेंग जियाओपिंग। सो ये दो जो लीडर्स थे उन्होंने कोशिश की टू मॉडिफाई द कम्यून सिस्टम एज इट वाज नॉट वर्किंग इफिशिएंटली, यानी कि ये जो कम्यून सिस्टम था जो कि बेसिकली माओ जेडोंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें जो लैंड होता था वो बहुत सारे लोगों द्वारा ओन किया जाता था एंड कलेक्टिव फार्मिंग किया जाता था। सो ये जो सिस्टम था इसको थोड़ा सा मॉडिफाई, यानी कि इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश किया गया, क्योंकि ये जो सिस्टम था वो इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहा था। और साथ ही साथ द स्टील प्रोड्यूस इन द बैकयार्ड फर्नेस वाज अनयूजेबल इंडस्ट्रियली, यानी कि माओ जेडोंग द्वारा जो लोगों को मोटिवेट किया गया था कि आप अपने घर के बैकयार्ड में ही जो स्टील फर्नेस है उसको सेटअप करो टू प्रोड्यूस द स्टील। सो उस स्टील फर्नेस में जो स्टील का प्रोडक्शन हो रहा था वो अनयूजेबल था। सो घर में अब कितने ही अच्छी क्वालिटी का आप स्टील बना सकते हो। सो इसीलिए इन सारे बैकयार्ड के फर्नेसेस में जो स्टील का प्रोडक्शन हो रहा था उसका जो क्वालिटी था वो बहुत ज़्यादा पोर क्वालिटी था, बहुत ज़्यादा इम्प्योर स्टील का प्रोडक्शन हो रहा था जो कि यूजेबल नहीं था, यानी कि उसका आप यूज नहीं कर सकते हो फर्दर कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए। सो इसीलिए वो जो स्टील प्रोड्यूस हो रहा था वो भी बहुत ज़्यादा अनयूजेबल था एंड ये जो कम्यून सिस्टम था ये भी इफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा था। सो ये जो लीडर्स थे ये अब चाह रहे थे कि अब हमें कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही अगर जो माओ जेडोंग है वो सिर्फ और सिर्फ जो कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजी है उसी के ऊपर फोकस करेंगे एंड कंट्री का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, देन चाइना जो है वो कभी भी एक डेवलप्ड नेशन नहीं बन पाएगा। सो जैसे कि जो माओ जेडोंग थे उन्होंने जिस मूवमेंट का स्टार्ट किया था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट। सो लीप का मतलब ही होता है छलांग मारना, यानी कि ये जो पॉलिसी था इस पॉलिसी के थ्रू बेसिकली माओ जेडोंग जो चाइना का इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे, बहुत ज़्यादा आगे ले जाना चाहते थे। बट इस पॉलिसी में जिन जिन मेथड्स का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि बैकयार्ड में फर्नेस, स्टील का जो फर्नेस है उसको सेटअप करना एंड पीपल्स कम्यून्स को स्टार्ट करना, सो ये दोनों ही चीज़ अच्छे से काम नहीं कर रहा था। सो इसीलिए इस पार्टी के ही कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो कि माओ जेडोंग के पॉलिसी से या फिर मेथड से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कन्फ्लिक्टिंग विजन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1965 टू 1978। सो इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से चाइना में हमें कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स एंड स्ट्रगल देखने को मिलता है। सो बेसिकली द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द माओइस्ट wanting to create a socialist man and those who objected to his emphasis on ideology rather than expertise culminated in Mao launching the Great Proletarian Cultural Revolution in 1965 to counter his critics.
सो बेसिकली ये जो कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा था, ये जो आप कह सकते हैं एक ऑपोजिशन हमें देखने को मिल रहा था, एक जो स्ट्रगल हमें देखने को मिल रहा था बिटवीन द माओइस्ट। सो माओइस्ट बेसिकली उन लोगों को कहा गया है जो कि माओ जेडोंग को सपोर्ट करते थे। सो जो माओइस्ट थे जो कि सोशलिस्ट मैन क्रिएट करना चाहते थे, सो उनके बीच में और ऐसे व्यक्ति जो कि इस चीज को अपोज करते थे, जो कि इस आइडियोलॉजी को अपोज करते थे, यानी कि उनका मानना ये था कि बेसिकली सोशलिज्म का ये जो आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए रेदर देन एक्सपर्टीज यानी कि नॉलेज। सो नॉलेज से हमें ये जो आइडियोलॉजी है, जो सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। सो ऐसे व्यक्ति जो कि माओ को सपोर्ट करते थे एंड ऐसे व्यक्ति जो कि माओ को अपोज करते थे, सो इन दोनों ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में ये जो कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था, सो इसका नतीजा क्या निकलता है? सो बेसिकली जो माओ है वो एक ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन को लॉन्च करते हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1965, ताकि उनके खिलाफ जो क्रिटिक्स हो रहा है, यानी कि उनको जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनकी जो निंदा की जा रही है, उसको काउंटर किया जा सके। सो जो रेड गार्ड्स थे, सो रेड गार्ड्स बेसिकली स्टूडेंट्स एंड आर्मी को कहा गया है। सो जो रेड गार्ड्स थे उनको यूज किया गया ताकि वो लोग कैंपेन करें, यानी कि वो लोग प्रोटेस्ट करें अगेंस्ट द ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम एंड ओल्ड हैबिट्स। सो चाइना में जो पुराने कल्चर थे, जो कस्टम थे एंड जो हैबिट थे, उसके अगेंस्ट कैंपेन किए गए बाय द स्टूडेंट्स एंड द आर्मी। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को एंड प्रोफेशनल्स को बेसिकली कंट्री साइड में भेजा गया, यानी कि चाइना के ग्रामीण क्षेत्र में भेजे गए टू लर्न फ्रॉम द मासेस, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो कॉमन पीपल है उनसे वो सीखे। सो बेसिकली माओ का ये कहना था कि अगर जो स्टूडेंट्स है, अगर वो गांव के क्षेत्र में जाएंगे एंड वहाँ पे जो कॉमन पीपल है, बेसिकली जो लेबर क्लास है, उनके कंडीशन को देखेंगे, देन उन्हें रियलाइज होगा कि ये जो कम्युनिज्म वाला आइडियोलॉजी है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी आइडियोलॉजी के थ्रू लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, लोगों को सारा सुविधा मिल रहा है, क्योंकि जितना भी रिसोर्सेस है वो गवर्नमेंट के हाथ में है एंड गवर्नमेंट उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सो इसीलिए स्टूडेंट्स को एंड प्रोफेशनल्स को कंट्री साइड में भेजा गया टू लर्न फ्रॉम द मासेस, टू लर्न फ्रॉम द कॉमन पर्सन। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है कि माओ के अकॉर्डिंग ये जो कम्युनिस्ट का आइडियोलॉजी था वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि ये जो आइडियोलॉजी है ये उनके लिए नॉलेज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था, सो इस कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से चाइना में हमें टर्मोइल देखने को मिलता है, यानी कि चाइना में हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इस कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से ये जो पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और साथ ही साथ चाइना में हमें इकोनॉमी एंड एजुकेशनल सिस्टम में डिसरप्शन, यानी कि उसमें भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। सो 1975 में इस पार्टी में हमें अगेन कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। सो ये जो पार्टी था ये वंस अगेन इम्फेसाइज करता है, यानी कि इम्पोर्टेंस देता है ऑन ग्रेटर सोशल डिसिप्लिन, यानी कि चाइना में जो सोशल डिसिप्लिन था, जो अनुशासन था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। और साथ ही साथ चाइना में हमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को बिल्ड करने का बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा जरूरत है। सो इस चीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इस पार्टी के ऊपर, ताकि जो चाइना है वो एक इम्पॉर्टेंट पावर बन सके बिफोर द एंड ऑफ द सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी खत्म होते होते चाइना एक पावरफुल कंट्री बने, एक पावरफुल नेशन बने, एक डेवलप्ड नेशन बने। सो इसीलिए सोशल डिसिप्लिन के ऊपर एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के ऊपर एम्फसाइज, यानी कि इंपॉर्टेंस दिया जाता है बाय द पार्टी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1975। सो विद दिस हमने इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिफॉर्म्स फ्रॉम 1978। सो अगेन हम कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1978 के बाद से होता है। सो बेसिकली 1976 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो मेन लीडर थे, यानी कि जो माओ थे, उनका डेथ हो जाता है। सो माओ जेडोंग के डेथ होने के बाद चाइना में क्या होता है, ये जो पार्टी था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि बेसिकली माओ जेडोंग के द्वारा ही लीड किया जाता था। सो इस पार्टी में क्या क्या रिफॉर्म्स होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, सो वही सब कुछ हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो चाइना में जो कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था, जो कि बेसिकली माओ जेडोंग के द्वारा ही किया गया था, सो उस कल्चरल रेवोल्यूशन में हमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मैनूवरिंग भी देखने को मिलता है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी में ही ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे
जो कि इस कल्चरल रेवोल्यूशन में अपना फायदा उठा रहे थे, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को देख रहे थे। सो जैसे ही माओ जेडोंग का डेथ हो जाता है, तब उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे जिनका नाम था डेंग जाओपिंग, सो बेसिकली ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लीडर बन जाते हैं। सो ये अपने पार्टी के ऊपर फुल कंट्रोल रखते हैं जब वो सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जब वो चाइना में सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि सोशलिज्म के आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। सो उस टाइम पीरियड में वो पार्टी के ऊपर फुल कंट्रोल रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखते हैं। सो बेसिकली 1978 में डेंग जो थे वो अपने पार्टी का नया गोल को डिक्लेयर करते हैं, यानी कि माओ जेडोंग के डेथ होने के बाद जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी था, सो उस पार्टी के लिए नए गोल्स को डिक्लेयर किया गया बाय डेंग जाओपिंग। सो जो नए गोल्स थे उसको 4 मॉडर्नाइजेशन कहा गया एंड इसमें क्या क्या इंक्लूडेड थे। सो पहला था टू डेवलप साइंस, यानी कि चाइना में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा। दूसरा था इंडस्ट्री, यानी कि चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा। तीसरा था एग्रीकल्चर, यानी कि चाइना में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। एंड चौथा था डिफेंस, यानी कि चाइना में जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, जो डिफेंस है, उसको भी हम लोग डेवलप करेंगे, उसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। सो बेसिकली ये 4 मॉडर्नाइजेशन पॉलिसीज थे, गोल्स थे, जो कि बेसिकली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का था अंडर द लीडरशिप ऑफ डेंग जाओपिंग। और साथ ही साथ डेंग द्वारा जो चाइनीज पीपल थे उन लोगों को डिबेट के लिए भी अलाउ किया गया, यानी कि जो चाइनीज पीपल है अगर वो पब्लिक डिबेट करना चाहते हैं, पब्लिक डिस्कशन करना चाहते हैं, देन उन लोगों को इस चीज को करने के लिए अलाउ किया गया, परमिशन दिया गया, एज लॉन्ग एज द पार्टी वाज नॉट क्वेश्चन, यानी कि तब तक जब तक पार्टी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन ना किया जाए, यानी कि पार्टी के खिलाफ अगर आप लोग कुछ भी डिस्कशन नहीं कर रहे हो देन तब तक आप लोग अपने जो पब्लिक डिस्कशन है उसको कर सकते हो। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ सीसीपी, यानी कि ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी था इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, इसके ऊपर बहुत ज्यादा निंदा भी की गई। So in this new and liberating climate, as at the time of the May 4th movement, 60 years earlier, there was an exciting explosion of new ideas. यानी कि ये जो एक नया एंड लिबरेटिंग क्लाइमेट था चाइना में। सो चाइना में बेसिकली जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना डेंग जाओपिंग के लीडरशिप के अंडर में थे, सो उस टाइम पीरियड में बेसिकली हमें बहुत सारे एक्साइटिंग न्यू आइडियाज भी देखने को मिल रहे थे, यानी कि लोग अपने अपने न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे थे, न्यू आइडियाज को बता रहे थे। एंड ये चीज हमें May 4th के मूवमेंट के टाइम पीरियड में ही देखने को मिला था, जो कि करीब 60 इयर्स अर्लियर था ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि 5 दिसंबर 1978 में बेसिकली जो चाइनीज पीपल थे वे लोग कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सो वो लोग एक वॉल पोस्टर में 5th जो मॉडर्नाइजेशन है उसको प्रोक्लेम करते हैं, यानी कि वो लोग वॉल में एक पोस्टर लगाते हैं एंड उस पोस्टर में वो लोग डिमांड करते हैं फॉर द 5th मॉडर्नाइजेशन, यानी कि बेसिकली जो ये पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सो इनके द्वारा जो गोल को सेट किया गया था वो बेसिकली 4 मॉडर्नाइजेशन था। बट जो पीपल थे, जो चाइनीज पीपल थे, उन्होंने ये डिमांड किया कि ये जो पार्टी है इसको और एक यानी कि 5th मॉडर्नाइजेशन को भी ऐड करना चाहिए। Without democracy, the other modernization could come to nothing, यानी कि जो 5th गोल होना चाहिए इस पार्टी का वो होना चाहिए डेमोक्रेसी, यानी कि ये जो पार्टी है इसको और एक मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए, अपने लिए और एक गोल को अडॉप्ट करना चाहिए, एंड वो जो 5th मॉडर्नाइजेशन होगा वो होगा डेमोक्रेसी। सो चाइनीज पीपल के अकॉर्डिंग अगर लोगों को डेमोक्रेसी ही प्रोवाइड नहीं किया जाएगा देन बाकी का जो मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी है वो बेकार है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी कि आप चाइना को कितना भी डेवलप कर लो, अगर जो चाइनीज पीपल है अगर उनको राइट ही नहीं मिलेगा, अगर उन्हें डेमोक्रेसी ही नहीं मिलेगा, डेमोक्रेटिक जो राइट होता है अगर वही उन्हें नसीब नहीं होगा देन चाइना को डेवलप करके क्या फायदा। सो ये चीज बेसिकली लोगों द्वारा डिमांड किया गया और साथ ही साथ ये जो चाइनीज पार्टी था, जो कम्युनिस्ट पार्टी था, उसको क्रिटिसाइज भी किया गया। सो एज आई हैव सेड दैट चाइनीज पीपल द्वारा ये जो पार्टी था इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा फॉर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी,
सो बेसिकली इस पार्टी का जो मेन आइडियोलॉजी था वो क्या था, कम्युनिज्म, जिसमें हर एक लोगों को इक्वल राइट्स, इक्वल अधिकार देने की बात किया जाता था। सो बेसिकली चाइना में जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम था, यानी कि जो गरीबी का प्रॉब्लम था, वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। सो इसकी वजह से जो लोग हैं वे लोग इस पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, और साथ ही साथ चाइना में जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है वो भी खत्म नहीं हुआ है। और इवन चाइनीज पीपल जो थे वे लोग इस पार्टी के मेंबर्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि इस पार्टी में ही ऐसे बहुत सारे मेंबर्स है जो कि इन सारे एक्सप्लॉयटेशन को प्रैक्टिस करते हैं, जिनकी वजह से ये सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। सो इसलिए इस पार्टी को क्रिटिसाइज किया जाता है। सो हर एक पार्टी में हमें कुछ करप्शन देखने को मिलता है। सो इसीलिए इस पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि बेसिकली पार्टी के रूल्स को करप्ट करते थे। सो इसी की अगेंस्ट में लोग फाइट करते हैं, यानी कि इसी के अगेंस्ट में लोग इस पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है कि लोगों का ये जो डिमांड्स था कि हमें डेमोक्रेसी को प्रोवाइड किया जाए, डेमोक्रेसी जो है वो इस पार्टी का एक गोल होना चाहिए। सो उन सारे डिमांड्स को सप्रेस किया जाता है, यानी कि उन सारे डिमांड्स को दबा दिया जाता है। एंड इन 1989, सो 1989 में जो मे 4th मूवमेंट हुआ था चाइना में, सो उस मे 4th मूवमेंट का 70th एनिवर्सरी था। सो उस टाइम पीरियड में बहुत सारे चाइनीज इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने ये कहा है कि चाइना में अब ग्रेटर ओपननेस, यानी कि चाइना को थोड़ा ओपन किया जाएगा, लोगों को थोड़ा फ्रीडम दिया जाएगा। एंड वो जो पुराना ओसिफाइड डॉगमस था, यानी कि वो जो पुराना सिद्धांत था, जो आइडियोलॉजी था, जो बहुत ज़्यादा रिजिड था, जो बहुत ज़्यादा कठोर था, उसको भी खत्म किया जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट हमें अब एक बहुत ही क्रूएल इंसिडेंट के बारे में बता रखा है। सो चाइना में बेसिकली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, यानी कि चाइना में प्रदर्शन करते हैं, ओपोजिशन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। कहाँ पे करते हैं? सो बीजिंग के टाइननमेन स्क्वायर में वो लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। सो ये सारे जो स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे, इन लोगों को ब्रूटली रिप्रेस कर दिया जाता है, यानी कि बहुत ही निर्दयता से दबा दिया जाता है। ये लोग जो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उसको बहुत ही क्रूएली दबा दिया जाता है। एंड इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की जान भी चली जाती है। सो ये जो इंसिडेंट था, इसको पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कंडेम किया जाता है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। सो विद दिस हमारा ये सब टॉपिक भी कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट सब टॉपिक, जो कि इस टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक है। सो वो है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, यानी कि जब रिफॉर्म होता है चाइना में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1978, जो कि अभी हमने पढ़ा। सो उसके बाद पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, यानी कि रिफॉर्म के बाद क्या होता है चाइना में। सो द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड हैज बीन द इमर्जेंस ऑफ डिबेट्स ऑन वेज टू डेवलप चाइना, यानी कि रिफॉर्म के बाद का जो टाइम पीरियड था चाइना में, सो उस टाइम पीरियड में हमें बेसिकली डिबेट्स का इमर्जेंस देखने को मिलता है। यानी कि उस टाइम पीरियड में बेसिकली जो लोग थे वे लोग बहुत ज़्यादा डिबेट्स करते हैं कि चाइना को अब किस तरीके से डेवलप किया जाए। सो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना था, सो इनके द्वारा सपोर्ट किया गया एक डोमिनेंट व्यू था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू ये था, दैट इज स्ट्रांग पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी कि जो पॉलिटिक्स है चाइना का, उसके ऊपर गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल रहेगा। ये जो पार्टी है इसका फुल कंट्रोल रहेगा। दूसरा था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी कि चाइना का जो इकोनॉमी है उसको अब हम लोग थोड़ा लिबरल बनाएंगे, यानी कि उसको अब हम लोग थोड़ा फ्री बनाएंगे। एंड तीसरा था इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड मार्केट, यानी कि अब जो चाइना है वो पूरे वर्ल्ड मार्केट में अपने आप को इंटीग्रेट करेगा, यानी कि अब वो पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड रिलेशन स्टेबलाइज करेगा, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेबलाइज करेगा और अपने आप को वर्ल्ड मार्केट में इंक्लूड करेगा। सो इस डोमिनेंट व्यू के साथ अगेन हमें कुछ क्रिटिक्स देखने को मिलता है। सो द क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज बिटवीन सोशल ग्रोथ बिटवीन रीजन and between men and women are creating social tension and caution the heavy emphasis on the market, यानी कि क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि बेसिकली चाइना में जो सोशल ग्रुप्स में हमें इनइक्वालिटीज देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और साथ ही साथ हमें रीजन में भी इनइक्वालिटीज देखने को मिलता है, मैन एंड वेमेन में भी हमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज देखने को मिलता है। इसकी वजह से चाइना में हमें बहुत ज़्यादा सोशल टेंशन देखने को मिलता है, सोशल टेंशन का क्रिएशन होता है। और साथ ही साथ ये भी क्रिटिक्स किया गया अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द हैवी एम्फेसाइज ऑन द मार्केट, यानी कि मार्केट के ऊपर इतना सा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है बाय द पार्टी, सो इसको भी
भी क्वेश्चन किया गया। एंड एट द लास्ट हमें ये बता रखा है कि फाइनली चाइना में जो ट्रेडिशनल आइडियाज था ऑफ कन्फ्यूजनिज्म, जो कि बेसिकली एक रिलीजियस फिलोसफी था, जो कि हमने शुरुआत के टॉपिक में भी डिस्कस किया था। सो इस रिलीजियस फिलोसफी का जो ट्रेडिशनल आइडियाज था उसको रिवाइव किया जाता है, यानी कि उसको पुनः स्थापित किया जाता है। एंड आर्ग्यूमेंट्स दैट China can build a modern society following their own tradition rather than simply copying the West। और साथ ही साथ ये आर्ग्यूमेंट्स किया गया कि जो चाइना है वो भी एक मॉडर्न सोसाइटी में अपने आप को बिल्ड करेगा, चाइना भी एक मॉडर्न नेशन में अपने आप को डेवलप करेगा बाय फॉलोइंग इट्स ओन ट्रेडिशन, यानी कि अपने खुद के ट्रेडिशन को फॉलो करके, अपने खुद के कल्चर को फॉलो करके, rather than simply copying the West, ना सिर्फ जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसको सिंपली फॉलो करके या फिर कॉपी करके। सो जैसे कि हमने जापान में देखा था कि जापान के जो बेसिकली कुछ ऐसे लोग थे जिनका मानना ये होता था कि जापान को फुल्ली वेस्टर्न कंट्रीज को ही फॉलो कर देना चाहिए, अपने ट्रेडिशन को भूल जाना चाहिए, अपने आप को सीधा वेस्टर्नाइजेशन कर लेना चाहिए। बट चाइना के जो बेसिकली इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स थे उनका मानना ये था कि चाइना भी डेवलप करेगा बट अपने ट्रेडिशन के साथ, अपने कल्चर के साथ, ना कि सिर्फ और सिर्फ वेस्ट को कॉपी करके। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक्स को डिस्कस किए, आई नो कि सारे ही टॉपिक्स थोड़े आप लोगों को डिफिकल्ट लगे होंगे, बट मैंने ट्राई किया कि जितना अच्छे से हो सके मैं समझा पाऊँ। सो बेसिकली जो पहला टॉपिक था द राइज ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कम्युनिस्ट पार्टी का किस तरीके से राइज होता है। सो अगर वो क्वेश्चन आता है देन ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप इन सारे पॉइंट्स का एक मिक्सचर बना के अपने आंसर में लिख देना। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।